तो कैसे हो? मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? देखो, पहला चैप्टर हमने ये पढ़ा था। चलो मैं साथ साथ खोल लेता हूँ सेकंड चैप्टर भी। ठीक है। ये दोनों चैप्टर साथ में खुले हैं आपके। आई होप आपको दिख रहा हो। मैंने आपको बताया था कि जो मैं राइटर फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो राइटर फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा राइटर फॉलो कर रहा हूँ? मैं जो राइटर फॉलो कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं जो राइटर फॉलो कर रहा हूँ वो संदीप गर्ग है। मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कशन दिया, ओवरव्यू दिया, और एक चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। ये मत समझना कि वो चैप्टर खत्म हो गया या फिर दोबारा से नहीं होगा। अभी एक बार ऐसी सब्जेक्ट चल रहा है, एक बार हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। देन आफ्टर डेट मेरी जो रिवीजन क्लास होंगी वो आपको क्लासेस के साथ ही मिलेंगी, बट उस पर डला रहेगा रिवीजन। रिवीजन वो क्लासेस भी आपको देखनी है, वो क्लासेस रिलीवेंट होगी विद नोट्स के साथ। अभी आपकी बुक कवर हो रही है, देन फिर नोट्स कवर होंगे जो मैंने बनाए हुए हैं। वो नोट्स पे चर्चा करेंगे हम। तो इस क्लास में मेनली हमने इस क्लास में जो पहली क्लास में देखा था, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, इसका मैंने बताया था कि कितने सेक्टर होते हैं, कैसे कैसे सेक्टर मूव करते हैं। जैसे हम चार सेक्टर की बात करें तो पहला हाउस होल्ड आ गया। फिर बात करें तो पहला हाउस होल्ड आ गया। दूसरा आपका मैंने बताया था कि आपका जो फॉर्म्स होती हैं वो हो गई हमारी प्रोडक्शन फॉर्म्स। ठीक है। तीसरा मैंने बताया था गवर्नमेंट। चौथा है जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, मैंने बताया था आपको। गवर्नमेंट हो गया। फिर आपका आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज। ये सारी चीजों के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बताया था मैंने कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। काफी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन स्टॉक से और फ्लो से ही पूछेगा। हालांकि हमने वो उन क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज मैं क्योंकि रिवीजन क्लासेस लेके आऊंगा, देन उसमें मैं ज्यादा आपको फील्ड डिटेल में समझाऊंगा और भी चीजें आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ओर। इस चैप्टर को देखना है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने बताया था कि आपको ये डिट्टो ही याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है। बट इसमें जो मेनली क्वेश्चन आपका आएगा, जो मेरा गट फीलिंग कहता है, वो स्टॉक और फ्लो पूछेगा ही। आपको 1 मार्क्स में दे दे या 3 या 4 नंबर में दे दे, अलग अलग टॉपिक के साथ। ठीक है। फिर अब आपको रियल फ्लो, मनी फ्लो भी बताया था। ठीक है। टू टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, ये सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पढ़ना है आपको, रिवीजन। देखो, वैसे तो रिवीजन में यही चीज इंपॉर्टेंट है, बट मैं और भी चीजें लाऊंगा विद क्वेश्चंस। जो मेरे रिवीजन नोट होंगे विद एमसीक्यू, फिल अप एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, ये होंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी हैं। रियल फ्लो का नाम दूसरा भी बताया था मैंने आपको, रियल फ्लो हो गया। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। नॉमिनल 1 नंबर में आ सकता है। ये देखो, सिनोनियम्स ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, शायद आई थिंक नीचे दे रखा हो उसका नाम। देखो यहाँ बता भी रखा है रियल फ्लो को ये क्या कह रहा है, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो। मैं संदीप गर्ग फॉलो कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं संदीप गर्ग से पढ़ा रहा हूँ। ये चैप अब ये कंसेप्ट आ रहे हैं थर्ड चैप्टर के लिए। मेरा जो मेन फोकस है इस बुक के अंदर, जो इस इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम, जहां से मेनली पेपर में 15 से 16 नंबर का, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस आने ही है। वो चैप्टर जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपने पुरानी चीजों के ऊपर डिस्कशन आपने सुना नहीं। इसलिए केयरफुली तरीके से सुनो, थोड़े से पेशेंस रखो। पेशेंस रखने पड़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी। ये नहीं कि मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ फिर मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ। आप एक टीचर को फॉलो करो। मैं
बिलीव कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ही फॉलो करो, किसी भी टीचर को आप फॉलो करो, बट एक को करो, अच्छे से करो, काम बनेगा। मैं आपको पूरी चीजें दूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ यार 12th की एक वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से तो मैं सीएमए करके 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो सोचा होगा 12th इम्पोर्टेंट क्लास है, मेन क्लास में आती है, इसलिए ठीक है, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, बट पेशेंस रखो, सारी चीजें मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। हाँ, हालांकि हर क्लास में मैं 5-5 4-4 मिनट में पीछे क्लासेस का लूंगा, देखो थोड़ा सा टच रहता है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, लीव दैट। अब चालू करते हैं दिस चैप्टर। देखो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है और आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट कह रहा है कि ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या हो सकते हैं? पहली बात तो आपको दोनों इकोनॉमिक्स के डिफरेंस जो 11th क्लास में पढ़ी थी, हालांकि वो 12th क्लास में थी जब हम पढ़ते थे, जब माइक्रो और मैक्रो दोनों एक ही क्लास में थी 12th में, और जो इंडियन इकोनॉमी थी वो थी 11th में। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अब इंडियन इकोनॉमी को यहाँ भेज दिया है और स्टैटिक्स को यहाँ डाल दिया है, ठीक है। पहले इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स थे 11th क्लास में, और ये थे, ऐसे था सिनेरियो, बट अब वो आप छोड़ो उस चीज को। मेन है इन चीजों में डिफरेंस। देखो ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे, और ये फोकस करता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सारे, सबको जोड़कर। अच्छा, तो भैया बताइए क्या क्या इंडिविजुअली और क्या टोटल पे फॉलो करता है ये। लेट्स सी क्या फॉलो करता है। पहला टॉपिक इसमें दे रखा है इसने, इसने जो बताया है, पहला टॉपिक बताया है इसने आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो जब आप टैक्स पढ़ोगे, आप कोई भी कोर्स करते हो 12th के बाद, MBA, CA, CMA, CS, अदर फाइनेंशियल कोर्स आप करते हो, तो आपको ये सारी टर्म सुनने को मिलेंगी, बड़े लेवल पे आपको ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो ध्यान पूर्वक पढ़ें, अच्छे से समझें डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। पहले तो आप समझो कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसको कैलकुलेशन करने के लिए। इन लेमन लैंग्वेज, लेमन मतलब होता है अनपढ़ लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स अ पॉलिटिकल frontiers of country. However, for the purpose of national income, accounting is used a wider sense. अगर हम आपको भारत का नक्शा देखें इस तरीके से, मैं हालांकि नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ ड्रायर अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा रहा, ठीक है। बट आप देखोगे, जो आप समझते हो डोमेस्टिक टेरिटरी को, अगर लेकिन हमारे जो भारत का नक्शा है वो हमारे देश के अंदर आता है। आपने भारत का नक्शा देख लिया जी, ऐसे ऐसे करके पूरा नक्शा है, जिसके अंदर जितनी सारी चीजें होती हैं उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, जिससे हमारी सीमाएं वगैरह लगती हैं। लेमन लैंग्वेज समझो, जिस जिस देश के साथ सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, ये सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, उससे हम एक तरीके से लेमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। बट अगर मान लो इनकम, इनकम की बात करें और फिर पूरी इकोनॉमिक की बात करें, देखो इकोनॉमिक्स में क्या एक्टिविटी होती है, समुद्र में भी एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है, इनकम तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन करके रखा होगा कि हाँ कहाँ का कैसे कैसे डिफाइन कर रखा है, कहाँ तक क्या है, हाँ आप समझेंगे। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंट्रीज, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लेन्स हैं ऑपरेट बाई एयर इंडिया between Russia and Japan are part of the domestic territory of India. Similar planes operated by Singapore Airways
between India and Japan are part of the domestic territory of Singapore. समझना इस चीज को, फिशिंग का भी काम होता है भाई इंडिया के अंदर, श्रीलंका तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक ये चले जाते हैं, तो कैसे क्या चीजें होती होंगी, क्यों, किसको इंक्लूड करना, किसको इंक्लूड नहीं करना, ये चीजों को जानने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, फिशिंग वीजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये निकलती हैं, आप देखोगे जो समुद्र है, समुद्र में कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ निकलते हैं हमारे, कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ निकलते हैं, कहीं से पेट्रोल निकल रहा है, किसी से कुछ और निकल रहा है, कोई गैस मिल गई या कोई गोल्ड मिल गया, तो ये सारी चीजें भी हमारे देश की इनकम में शामिल होनी चाहिए। अब कहाँ तक हम कर सकते हैं, कहाँ तक हम नहीं कर सकते, ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। Fishing vessel, oil and natural gas rings and floating platforms operated by the residents of a country in the international water where they have exclusive rights of operation। जहां तक ऑपरेशन राइट्स है, ये कैसे डिसाइड होता है ऑपरेशन राइट्स है, दो कंट्रीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि देखो ये यहां से यहां तक हमारा है, यहां से यहां तक हमारा है, दो कंट्रीज के बीच में ये साइन होते हैं, इस पर साइन चलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लिखा पढ़त में ये सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं एक दूसरे को, ये सारी चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती नहीं तो फिर तो लड़ाइयाँ झगड़े होने लगेंगे और ज्यादा। अभी भी लड़ते रहते हैं, जैसे कश्मीर का एक मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब तक ये सारी चीजें लिखित में एविडेंस होगा, एक्सक्लूसिव एविडेंस होगा, देन आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग। तो आप इतना ही समझो कि फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर where they have exclusive rights of operation. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in the international waters of Indian Ocean will be considered a part of domestic territory of India. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा इंडिया का, अगर कोई वेसल चला रहा है या कोई चला रहा है, ठीक है, तो उससे इंडियन उसको मानेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये देख लो, 2-3 मिनट दीजिए यार, इसकी तो कोड डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा पानी भी पी ले फिर करता है। कोर्ट ने यार कॉन्फिडेंस कम कर रखा था हमारा, अब बात करते हैं ना सही से, ठीक है जी, अब आएगा मजा। कभी कभी क्या होता है, गला पढ़ाते 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 बोलना बहुत पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा डाउन हो जाता है एनर्जी कभी कभी। लेट्स सी अगेन एनर्जी। अब चालू करते हैं अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखो और चालू करते हैं। ओके, एम्बेसीज, जितनी भी एम्बेसीज होती है हमारी, कंसल्टेंट हो गए, मिलिट्री हो गई, स्टेबलाइजमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, बाहर की कंट्रियों में भी बनती है ना, हमारी मिलिट्री जाती है, कहीं एम्बेसी होती है हमारी, इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, यहाँ दिल्ली में जाओगे तो आपको बहुत सारी एम्बेसी भी दिखेगी, पाकिस्तान की भी एम्बेसी दिखेगी, ये सारी चीजें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी हरकत हो रही है तो पाकिस्तान वालों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान में जो भी कुछ चल रहा है वो इंडिया में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ये भी एक टर्म पे चलता है, ऐसा नहीं है कोई भी हर जगह बना सकते हो, ये भी एक परमिशन लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रसिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, अभी इसने नेशनल इनकम की बात नहीं करी है, ध्यान रखना। अब आया डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, वो आपसे दे सकता है कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, अगर मान लो कोई एमसीक्यू बनाए और एमसीक्यू में डाल दे, कोई भी एग्जांपल लेकर डाल दे कि ये बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है, यस या नो, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देते, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, कौन सी चीज हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीज हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस पे हमारा राइट्स नहीं है, जिस पे हमारा राइट्स नहीं है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। सपोज दैट डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज, कंसल्टेंट जो पढ़ा था आपने, मिलिट्री स्टेबलाइज इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, Japanese embassy in India is the part of domestic territory of Japan. Japanese embassy in India
इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, क्योंकि इंडिया पे उसका कोई राइट्स नहीं है वो इंडिया के अंदर, पर वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा इंडिया का, जापान का है भाई। ऐसे हम भी दूसरे देशों के अंदर कर रहे थे ना, हमारा राइट्स आ रहा था, ऐसे ही उन देशों के एम्बेसी हमारे देश के अंदर होगी, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी इंडिया की, क्योंकि उस पर इंडिया का राइट्स नहीं है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे डब्ल्यू है, हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ WHO सुना होगा। अभी आपने कोविड के टाइम पे दवा के, तो भाई WHO ने ये बोल दिया, WHO ने वो कर दिया। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं कि सबसे पहले ये रिसर्च करेंगे तो इनका ये पार्ट होगा, इनकी ये कमेटी होंगी, इतने मेंबर होंगे, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में कहीं ना कहीं से बातें हो गई ये ऐसे ही बन जाता है। बातें होती हैं, काम चलते हैं, देन जाके ये सारी चीजें होती हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, etc. Located within geographical boundaries of a country. According to United Nations, economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है। वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी चीजें होंगी आराम आराम से। अच्छा, ये पार्ट WHO, UNO, ये जितनी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं कंट्रीज की, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पता होना चाहिए। देन आप तब क्या कर सकते हो, बता सकते हो कौन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, कौन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। पहली बात, तो हम पेपर के लिए पढ़ रहे तो मेरा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ठीक होना चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। वो आपको देखो, अब वो खुद भी कह रहा है, टेस्ट करो अपने आप को। यहाँ पे बता रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, बताओ। आराम आराम से सोचना। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, कोई इंडियन कंपनी है लंदन के अंदर, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ठीक है जी। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, ठीक है जी, देखेंगे क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क। अच्छा, इतना तो मुझे पता चल गया कि ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, ये चीज तो आपको पता होगी, है ना। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये रिलायंस की कंपनी कहाँ की है, ये तो आप जानते ही होगे, है ना। बट ऑफिस इसका कहाँ पर है? ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी सारी चीजें देखते हैं, बताते हैं। पढ़ लो पहले आप। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन जापान। अच्छा, ये तो आपने बोल दिया, यहाँ ही डोमेस्टिक टेरिटरी है 6 नंबर, तो ये तो कंफर्म श्योर है ये, ठीक है जी। ब्रांच स्टेट ऑफ इंडिया इन चाइना, ये ऐसा हमने पढ़ा नहीं। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इस पर भी हमारा कोई राइट्स नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, इतना पता चला। टाटा रेंटेड इज बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, ठीक है, कोई बात नहीं। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो इससे इंडिया से क्या लेना देना इसका? कोई लेना देना नहीं इंडिया से, हटाओ से। अब पढ़ते हैं आराम से पहला पहला पॉइंट, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है वो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये कह रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। थर्ड, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, कंपनी कहाँ की है? कंपनी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है भाई, ठीक है, इंडिया, ओन्ड बाय जैपनीज, जैपनीज चला रहे हैं उसके मालिक हैं, कौन है? जैपनीज।
ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये रिलायंस इंडस्ट्री का कोई ऑफिस है जो वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ओके। अब आप इसके आंसर जरा देखें और आप फिर इस टॉपिक पे थोड़ी टिप्पणी करेंगे, भैया ये ऐसा क्यों कह रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है कि किसी को डोमेस्टिक मानना है, किसी को डोमेस्टिक नहीं मानना। तो आप ऐसे देखोगे, इसमें पहले का आंसर इसने डोमेस्टिक टेरिटरी में बताया कि आपका आंसर है 2, फिर 3 का है, 2 है, 3 भी है, 5 है, 6 है। इसमें कॉमन देखो तो आपको 6 तो बड़े प्यार से पता है कि हाँ जी 6 है, क्योंकि ऊपर पढ़ रहे थे हमने ये सारी चीजें। बाकी चीजों को भैया कैसे पता लगाएंगे, बाकी चीजें तो हमें पता ही नहीं चली, बाकी चीजें तो हमें पता ही नहीं चली, है ना। आप कह सकते हो। तो एक लाइन मैंने आपको ये ब्रैकेट छुड़वाया था, अब इस ब्रैकेट को पढ़ो। कंसुलेट इज कंसुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कंसोल। ठीक है जी। एन ऑफिसर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिसाइड इन फॉरेन कंट्री टू प्रमोट, जस्ट अ मिनट, to promote the interest of country to which is he belongs। ओके भैया, इससे क्या समझेंगे हम, इससे है क्या, कंसुलेट इज द ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कंसोल एंड ऑफिसर कमीशन बाय गवर्नमेंट टू रिसाइड इन फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। तो उसे इंडियन टेरिटरी को पार्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कैसे। आप भैया हमको ये बताइए कि इसको इंडियन टेरिटरी के किस बेस पे हम इसे इंडियन टेरिटरी माने, या किस बेस पे हम इसे इंडियन टेरिटरी नहीं माने। एंड इंडियन कंपनी इन लंदन, अगर ये इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गई है, एन इंडियन कंपनी इन लंदन बिजनेस कर रही है टू प्रमोट इंडियन मतलब कल्चर को या फिर कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स को बेनिफिट के लिए कर रही है, तो इसे डोमेस्टिक में रखा जाएगा, अदरवाइज इसे डोमेस्टिक में नहीं रखा जाएगा। तो अभी इसमें मान लो कुछ नहीं है, तो आप इसे अभी फिलहाल के लिए क्या रखोगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डालोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, कहीं की भी कंपनी हो भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर रन हो रही है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया के अंदर है, देखो ओन्ड बाय जैपनीज, कोई भी चला रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कहां पर है, इंडिया के अंदर, तो वो किस में मानी जाएगी, इंडियन टेरिटरीज के अंदर। ये भी इंडिया के अंदर था, टेरिटरीज के अंदर। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, इसलिए न्यूयॉर्क बाहर है, कहीं की भी कंपनी हो, इंडियन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, बाहर है तो जाओ। एम्बेसी वगैरह होती है तो आप इंडिया में क्यों, क्योंकि एम्बेसी क्या होता है, एम्बेसी कोई बिजनेस करने के लिए बाहर नहीं गई है, वो आपको इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं, इस वजह से एम्बेसी को डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, अब चाइना के अंदर है, यहाँ तो नहीं है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर है, चाहे ब्रांच हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ नहीं है तो खत्म। रशियन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है पर वो हमारा उस पर कोई राइट्स नहीं है, रसिया की है, खत्म। टाटा रेंटेड दिस बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, इससे हमें क्या मतलब, टाटा वाटा इनसे तो कोई मतलब नहीं है भाई, बिल्डिंग कहीं की भी हो, किसी की भी हो, अमेरिका में दे दे। इंडिया की बिल्डिंग होती तो हम बात डिसाइड करते कि हाँ इंडिया की बिल्डिंग है, अमेरिका को दे दी रेंट में, तो अलग चीज थी। ठीक है। अभी नहीं आएंगी चीजें समझ में, थोड़ा सा भाई 2-3 क्लास निकलने देना, तो फिर आपको सही से समझ में आने लगेंगी चीजें कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, किस किस को इंक्लूड करना है, किस किस को इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना। आंख बंद करके मत कर देना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा। आप देखो, नॉर्मल रेसिडेंट, अच्छा ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट रेसिडेंट जो होते हैं उनका स्टेटस अलग होता है। अगर मैं आपको वैसे ही पूछूं रेसिडेंट की मीनिंग, नॉर्मल, आपको रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, नॉर्मल निवासी। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी resides in the country and whose center of economic interest also lies in the country। इसकी सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी लाइन है ये,
थोड़ी सी ऊपर से जाएगी आपके, बट हमने ये टैक्स में पढ़ा हुआ है तो इस वजह से हमारी ये पूरी समझ में आएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो पर्सन इंडिया में रहता है, ज्यादातर इंडिया में ही रहता है, और उसका इंटरेस्ट भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है इन दैट कंट्री, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस मींस जितनी भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं उसको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। संस्थाएं हो गई, ये सारी चीजें हो गई, उनको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है जी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? भाई ये बताओ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? तो ध्यान रखो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब एम्बेसी वगैरह के लिए बाहर भी हो सकता है ना? वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। आप देखोगे जो नॉर्मल रेसिडेंस का एक पार्ट है, जो हम इंडिया के अंदर हैं, इंडिया में खाते हैं, इंडिया में कमाते हैं और इंडिया के गुणगान गाते हैं, क्योंकि भारत माता की जय भैया, है ना? तो जो पर्सन जहां रहता है, जहां खर्च करता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए है ना? आप बोल सकते हो यार कोई बाहर का पर्सन भी तो यहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा, खर्च भी यहीं करेगा, बट भाई वो कमा के बाहर भी ले जाएगा, कब तक नहीं जाएगा? जाएगा तो सही। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ का नहीं है ना? जब हम बाहर काम करने जाते हैं यूएसए या दुबई वगैरह कंट्रीज में, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं रहता। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? इंडिया के अंदर, क्योंकि हम इंडिया में आना चाहेंगे। जो जहां का है वो वहीं आना चाहता है। कह रहा भैया ऐसा नहीं है, जो अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो वहीं रहता है। ठीक है, तुम भी चले जाना भाई, मैं इंडिया में ही रहूंगा, मैं घूमने जाया करूंगा। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। अच्छा, कौन कौन सी कैटेगरी नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर नहीं आते? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर कौन नहीं आता? जो यहाँ का नहीं होगा। तो अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट हो गए एंड विजिटर हो गए, जो देखने के लिए आते हैं, हु विजिट अ कंट्री फॉर रिएक्शन हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स और कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा। इन सारी फॉरेन, फॉरेन स्टाफ हो गया, एम्बेसी हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, मेंबर्स हो गए, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हो गए, जो कभी कभार फोर्सेस आती हैं, युद्ध वगैरह हो जाते हैं तो वहां की फोर्सेस यहाँ आ गई बचाव के लिए। दैट, और जितनी सारे international organizations like UNO, WHO, etc. are not considered as a normal resident of the country in which they operate. They are treated as a normal resident of international, क्योंकि वो इंटरनेशनल के हैं, यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, नॉर्मल रेसिडेंट ने नहीं बोल सकते। अच्छा, रेसिडेंट, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छा सा, बताना इस चैप्टर में आपको रेसिडेंट क्यों पढ़ा रहा है? इस रेसिडेंट से होता क्या होगा? हमारे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या है रेसिडेंट। ये निकाला जाता है आपकी इनकम को देखने के लिए, ताकि आपसे टैक्स ले सकें। जो पर्सन इंडिया का नहीं है वो भी टैक्स देता है अगर कमा रहा है इंडिया के अंदर तो, पर जो रेसिडेंट होता है उसे कुछ छूट भी मिल जाती है, वो सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो देखा जाएगा कि रेसिडेंट कहाँ का है। जो पर्सन जहाँ का रेसिडेंट है उसकी गवर्नमेंट उसका वहां से जहां से भी वो अर्न कर रहा है वो इनकम पर टैक्स देगा। अगर वो उसने इंडिया में कमा के ले गया तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई आप रेसिडेंट जरूर नहीं हो पर आपने इनकम कमाई है हमारे देश से, तो आपको पैसे भी हमारे देश में दे के जाने पड़ेंगे टैक्स के रूप में।
जितने भी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आते हैं, ये भी आते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगते हैं, वो टैक्स देते हैं, देन वो पैसा लेके जाते हैं। तो ये मत समझना कि ऐसे ही लेके चले जाते हैं, वो 50 करोड़ का बिक गया, 20 करोड़ का बिक गया, 30 करोड़, उसमें से टैक्स भी लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए। लेट्स employees of international organization are considered as a resident of countries to which they belong and not of the international areas. For example, an American working UNO office located in India will be treated as normal resident of America, ना के इंडिया का। है उसका ऑफिस इंडिया के अंदर, पर वो ट्रीट नहीं करा जाएगा कि वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है। वो नॉर्मल रेसिडेंट बट कहाँ का भाई, वो नॉर्मल रेसिडेंट अमेरिका का है, वो यहाँ का है नहीं। कह रहे भैया अमेरिका का, यहाँ का नहीं है। हाँ यार, जो जहाँ का है वो वहीं का माना जाएगा ना। वो रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है जो जहाँ खा रहा है कमा रहा है, और अभी तो कमा यहाँ खा रहा है, यहाँ सब कुछ यहीं कर रहा है। अब अरे वो है तो बाहर का ना, उसे नॉर्मल रेसिडेंट क्यों मान लें? वो आया किसी पर्पज से भाई, उसका एक टर्म्स, वो सारी चीजें हैं, इस वजह से आना पड़ा उसे। अच्छा, इसने एक ब्रैकेट में जो काले सी लाइन बना था ना, ये बड़े काम की होती है। देखो, हाउ एवर इफ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप किसी बाहर काम करते हो 1 साल से ज्यादा, then they become the normal resident of the country in which such institutions are located, जो जहाँ located है। It means in the given example, if American is working in the UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India, उसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा अगर वो 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, 1 ईयर। अच्छा, आप देखना टैक्स की नजरों में, अब मैं आपको गूगल पे लेके जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा माइंड मत करना, गूगल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीजें सिखानी है। अब आप देखना, गूगल पे चलते हैं और वो आपको बताएगा कि रेसिडेंट क्यों होता है। और मैं आपके सामने लाता हूँ, व्हाट इज रेसिडेंट। इनकम टैक्स के हिसाब से देखो, अब इस पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ो। इंडिविजुअल, लो यहाँ पे बोल भी देगा। ब्रो के अनुसार व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 6(1) के तहत भारत का निवासी माना जाता है यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। यदि वो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है, या यदि वह भारत में रहता है एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहता है, और यदि वो 4 में से 365 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहता है। देखो भाई, मिनिमम कंडीशन इसने बताई 182 डेज। अगर आप दिमाग में रखो, 60 दिन और 365 दिन वाला छोड़ दो, वो तो पूरी साल में इतने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर 182 डेज भी रह लेता है ना, उसको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इनकम टैक्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है भाई, है ना। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 182 डेज अगर कोई पर्सन है, तो उसे इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे और उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। और ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन मोर देन 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर का मतलब 365 डेज प्लस, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। क्रू मेंबर हो गए, जो शिप पे रहते हैं, सालों साल इंडिया गए हैं पर चले जाते हैं, वो शिप पे रहते हैं, उसको क्या करेंगे? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन विजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर। ऐसे पर्सन को क्या, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो इनको भी कर लेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो इनको भी क्या कर लेंगे, आप रेसिडेंट मान लोगे। अच्छा, बॉर्डर वर्कर हो गए, जो बॉर्डर पर काम करते हैं, वो भी तो वर्कर है भाई, उनको क्या करें? Border worker who live near the international border and cross the border or
on a regular basis to work in their other country, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they work. ध्यान रखना, वाटर वर्कर के लिए, जहाँ काम करते हैं उसके लिए नहीं है, जहाँ रहते हैं भाई उसके लिए माना जाएगा। ये रूल्स और रेगुलेशन बना दिए जाते हैं ताकि टैक्स में अच्छे से प्लानिंग कर सकें, टैक्स में ले सके लोगों से, तरीके से काम कर सके। अच्छा, टेस्ट योर नॉलेज बहुत काम की चीज होती है, यहीं से क्वेश्चन को बना के लेके आएगा। अब इसने बोला कि नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। चलो, नॉर्मल रेसिडेंट वो तो पता नहीं था जो आपने पिछली देखा। अब इसमें तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगा सकते हैं। पहले पढ़ेंगे जो जो हमें, ये फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ये हो सकता है क्या नॉर्मल रेसिडेंट? नहीं, ये नहीं है भाई, ये हो ही नहीं सकता, ये हमने पढ़ा था। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग टू फॉर द हज, हज के लिए जाते, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हज के लिए जाते हैं, तो मतलब वो क्या नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है? नॉर्मल रेसिडेंट है, हज के लिए गए, घूमने गए, वो दूसरी कंट्री गए, कोई बात नहीं, पर वो इंडिया के लिए तो क्या है, क्या है, क्या है भाई, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉइज भी हैं, वर्किंग डब्ल्यूएचओ में काम करते हैं, लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, तो ये क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये तो वैसे ही माना जाएगा, इंडिया के अंदर ही है और इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, अच्छा वो बाहर काम कर रहे हैं पर लेस देन 1 ईयर, ये भी क्या माने जाएंगे? इंडिया के। क्यों? अगर ये उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर सर्व कर देते तो उस कंट्री के वो माने जाएंगे रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, बट उन्होंने लेस देन 1 ईयर किया है। लेस देन 1 ईयर क्या, कहाँ पे लेस देन 1 ईयर? अमेरिका में, तो इस वजह से ये इंडिया के क्या हो जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फिर क्या हो जाते? नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देख लेना कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पहले बोला उसने, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ये चीज याद रखना। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो, जो भी लोग एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं बाहर, चाहे वो 10 साल काम करे, 5 साल काम करे, कितने भी, एम्बेसी में जो भी काम करेगा वो नॉर्मल सिटीजन माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। क्योंकि एम्बेसी की जो सैलरी वगैरह, जो सारी चीजें फैसिलिटी आ रही होती है वो इंडिया से जा रही होती है, ना कि वो कंट्री नहीं वो कर रही होती, इंडिया दे रहा होता सारा कुछ खर्चा। ठीक है। या बाहर की जो भी एम्बेसी यहाँ है वो अपना खर्चा खुद उठाती हैं, इंडिया कोई मदद नहीं करता उनकी। ठीक है। आ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर अ 2 मंथ, अरे 2 मंथ रहेगा तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ी हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर होगी तो बात अलग है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, नहीं हो सकता भाई। इंडियंस गोइंग, अच्छा इंडियन जा रहे हैं तो है भाई, इंडिया के लिए तो नॉर्मल रेसिडेंट है ना ये। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो पाकिस्तान में थोड़ी बस गए, पाकिस्तान में मोर देन 1 ईयर तो नहीं सर्व कर लिया, तो इंडिया के लिए तो ये क्या बनेगा? नॉर्मल रेसिडेंट। तो जिसके ऊपर टिक लग रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसके ऊपर टिक नहीं लग रहा वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। और आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, ये नहीं कि आप सोचो ही मत, सोचना पड़ेगा भाई अच्छे से, लॉजिक। बाकी अभी रिविजन क्लास भी आएंगी, रिलैक्स, अभी आप पढ़ते रहें बस, धीरे 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 आप इसके टर्म से वाकिफ तो हो, देन मजा आएगा कि मैं आपको और डेवलप करूं, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट दूं आपको, और आपको पहले ये सारी चीजें डाइजेस्ट करनी होंगी, देन ही। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप और रेसिडेंट? अगर मैं आपसे पूछूं कि सिटीजनशिप क्या होती है और रेसिडेंट क्या होता है, देखो मैं तो इन दोनों वर्ड्स को जब मैं 12th क्लास में था तो सिमिलर मानता था। मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, ध्यान रखना मेरा भी। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा था, तब मेरे को काफी चिढ़ाते थे कि मैं हिंदी में पढ़ता था।
नाउ मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट भी निकाला। ठीक है, तो कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, आराम से आप कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन होता है कि आपके कंसेप्ट किस तरीके से हैं और क्या है। इंग्लिश मीडियम में ज्यादा बेनिफिट रहता है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम, क्योंकि यहाँ वर्ड बहुत इजी रहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इन वर्ड्स का मीनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट? जब मेरे को ये पता चला कि सिटीजन क्या होता है और रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट तो आपने भी देख लिया, सिटीजन क्या है फिर, ये सिटीजनशिप क्या होती है? ये सोचने वाली बात है। रेसिडेंट तो देखो कोई भी हो सकता है। एक फॉरेन का पर्सन 1 साल से ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर रह गया, मैंने बताया था इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो 182 डेज भी रह गया वो, तब भी हो जाएगा काम उसका कि वो रेसिडेंट है। क्या वो सिटीजन है? नहीं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिटीजनशिप पढ़ना, इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ of a person or some legal provisions allowing a person to become a citizen। हम किसी भी कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं वहां के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। जैसे अक्षय कुमार रहता है इंडिया के अंदर है, पर उसने सिटीजनशिप कनाडा की ले रखी है। फॉर सम रीजन मुझे नहीं पता क्यों ले रखी है सिटीजनशिप, बट वो सिटीजन इंडिया का नहीं है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो रहते इंडिया के अंदर है बट वो सिटीजन कहीं और कंट्री के हैं। इट इज पॉसिबल कि मैं यहाँ रहूं और सिटीजन किसी और कंट्री का ले सकता हूँ। यस, यू कैन डू इट, बट उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं फॉर दैट कंट्री। अदरवाइज यू कैन नॉट टेक एनी सिटीजनशिप फ्रॉम एनी कंट्री। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, देन उनको फुलफिल करो कंडीशंस को, देन यू कैन डू। Allowing a person to become a citizen, it means Indian citizenship can arise in 2 ways when, समझना मैं ज्यादा इंग्लिश में आ गया हूं तो मैं ज्यादा इंग्लिश में आना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, लेट्स सी। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, अगर किसी का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपने और मैंने कोई सिटीजनशिप नहीं ले रखी, बट हम पैदा ही इंडिया के अंदर हुए तो हम इंडिया के सिटीजन ही हो गए। रेसिडेंट इज डिफरेंट थिंग। सिटीजनशिप मेरे को मिल गई भाई, मैं पैदा ही हुआ इंडिया के अंदर। अब कह रहा है अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम अ इंडियन सिटीजन। हर किसी को सिटीजनशिप थोड़ी दे देंगे, उसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो किसी गलत आदमी को दे दिया तो वो तो बर्बादी कर देगा, कुछ ना कुछ कांड करेगा, है ना। वीजा क्यों बनाए गए? वीजा एक्सपायर हो जाते हैं, टूरिस्ट वीजा होते हैं, क्यों बनाए गए? क्योंकि हर कोई बंदा आके यहाँ ठहरने लग जाएगा तो फिर हमारा देश तो भाई धीरे धीरे वो हो जाएगा, बाहर के लोग भी आ जाएंगे, सारा कब्जा कर लेंगे। तो फिर तो ऐसे तो चलता रहे, चलिए देश, ऐसे तो देश कहीं के चल नहीं सकते। हर कंट्री के कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। घूमने आओ, कोई दिक्कत नहीं है। It is, it is an economic concept based on the basic economic activities performed by person and individual residentship क्या है? Economic concept है based on the basic economic activity performed by a person, को कहीं पे भी कर ले। An individual is normal resident of a country if he is ordinary resident in country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country। कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में डिफरेंस समझें। सिटीजनशिप क्या होता है? आप लॉ के थ्रू ले सकते हो। अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है तो वो ऑटोमेटिक सिटीजन है। बट रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं होता। रेसिडेंट के लिए आप अगर मोर देन 1 ईयर काम कर रहे हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इन दैट कंट्री, देन यू हैव
citizen. You have not a citizen, you have a resident in that country. चलो ठीक है। भैया मजा नहीं आया। मजा आएगा यार, धीरे धीरे 2-3 क्लास दोगे मुझे, मजा दिलाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजन तो नहीं है पर वो रेसिडेंट है। और नेशनल ऑफ इंडिया, ही डज नॉट होल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। सिमिलरली अ नॉन रेसिडेंट, एनआरआई बोलते हैं ना, एनआरआई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे एनआरआई एनआरआई चिल्लाते रहते हैं। एनआरआई इज a citizen of India but resident of a country in which he lives। वो जहाँ रहता है वहां का। इट मीन्स अ पर्सन कैन अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री। ये लाइन मेरे लिए काम की है। अगर ये हाईलाइट होती है तो मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री and at the same time a resident of another country। आपसे पूछ सकते हैं क्या कोई पर्सन सिटीजन हो सकता है किसी दूसरी कंट्री का और उसी टाइम पे वो रेसिडेंट हो सकता है किसी दूसरी कंट्री का? यस। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, उसके एग्जांपल में मत जाओ। मान लो मैं हूं, पैदा मैं हो गया इंडिया के अंदर, बॉर्न इंडिया के अंदर हुआ, और मैं काम करने चला गया यूएसए 3 years के लिए, किसी कंपनी से टाइप करके 3 years के लिए वर्किंग। तो मैं सिटीजन तो हूं इंडिया का, रेसिडेंट बन जाऊंगा कहाँ का? उनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से रेसिडेंट कहाँ का बन जाऊंगा मैं? यूएसए का। वो यूएसए के हिसाब से फिर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी। ओके ओके भैया, ओके ओके। हाँ तो ओके ओके चलो रखो बस। सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है तुम्हारे लिए? अब आ रही है नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक्स। तो मैं इस क्लास को तो सिर्फ इतना ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा कि इतना ही पढ़ें अभी। धीरे धीरे आप इस क्लासेस में इंटरेस्ट जगाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप इसे अगली क्लास में खत्म करेंगे। 1 घंटे का टॉपिक और है ये। ठीक है। इसमें हैवी हैवी वर्ड हैं तो आपको ये वर्ड समझने पड़ेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे पूछता है वो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दे देगा। तो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।